हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर में नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखेंगे, वांट हाफ गुणांक, वांट हाफ फैक्टर। इसका देखने से पहले हमें पता है कि अणुसंख्यक गुणधर्म जो होते हैं उनसे हम किसी विलेय का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ये तभी हो सकता है जब वो 3 कंडीशंस पूरी करता हो। जो विलयन हो वो तनु हो। सेकंड कंडीशन ये होती है कि वो राउल्ट के नियम का पालन करें। थर्ड कंडीशन ये होती है कि जो विलेय होते हैं वो विलयन में जाकर न तो संगुणित हो और न ही वियोजित हो। इसका मतलब जितने अणु हमने डाले हो उस विलयन में, उतने के उतने अणु विलयन में जाने के बाद भी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि आपको पता है, हम NaCl के अणु को यदि पानी में घोलते हैं तो ये 2 कणों में विभक्त हो जाता है। ये हमने एक कण यदि इसका लिया तो ये 2 कणों में विभक्त हो गया, यानी 2 आयनों में विभक्त हो गया, Na प्लस Cl-। अगर हम देखें CaCl2 को, CaCl2 का हमने एक अणु लिया है, लेकिन यदि हम इसको अगर इसको किसी विलायक में घोलते हैं तो इसके 3 कण हमको प्राप्त होते हैं, 3 आयन प्राप्त होते हैं। ये आयन होंगे Ca2 प्लस 2Cl-। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 2 कण मिल रहे हैं, इसके 3 कण मिल रहे हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म से हमको पता है अणुसंख्यक गुणधर्म वे होते हैं जो अणुओं की संख्या पर आधारित होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर विलेय की संख्या विलायक में घोलने से पहले यहाँ पर अणुओं की संख्या 1 थी, लेकिन जब इसको घोल दिया गया तो ये 2 में विभक्त हो गई, यानी कि इसका वियोजन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका वियोजन 3 में हो गया। हम देखते हैं CH3COOH, यदि इसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये जब बेंजीन में इसको घोला जाता है तो इनका संगुणन होता है, यानी कि ये 2 अणुएं जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं और ये बना देती हैं CH3COOH का होल N, यानी कि एक अणु बन जाता है। यहाँ पर ये दर्शा रहा है संगुणन को और ये दोनों दर्शा रहे हैं वियोजन को। ऐसी स्थिति जब आती है तो जो हमें अणुभार प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अपसामान्य अणुभार या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो है वो वियोजित हो गए हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल्स वियोजित हो गए हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल संगुणित हो गए हैं। जब ऐसी स्थिति आती है तो इनसे प्राप्त जो अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं वो असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं और इनसे प्राप्त अणुभार जो होते हैं उनको हम कहते हैं अपसामान्य अणुभार या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। इस गलती को सुधारने के लिए, यानी कि इसमें सुधार करने के लिए वांट हाफ ने एक फैक्टर दिया था जिसे हम कहते हैं वांट हाफ फैक्टर, वांट हाफ गुणांक। वांट हाफ गुणांक को I के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। वांट हाफ गुणांक को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रेक्षित मान, अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान यानी कि जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो, अपॉन इसका जो सैद्धांतिक मान है या जो हम कैलकुलेट करते हैं वो, अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान। यहाँ पर ये दर्शा रहा है ऑब्जर्व वैल्यू, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में दे दी गई होती है। यानी अगर इसका न्यूमेरिकल दिया गया होता है तो ऊपर की तरफ हमें जो क्वेश्चन में दिया गया होता है उसको लिखना होता है और ये हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान, मैं मान लेती हूँ परासरण दाब। अणुसंख्यक गुणधर्म परासरण दाब के लिए यदि मैं देखूँ तो यहाँ पर हो जाएगा पाई ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन ये जो है ये दर्शा रही है पाई कैलकुलेटेड वैल्यू, जो हम कैलकुलेट करेंगे उसको। यदि मैं देखूं इसी को हिमांक में अवनमन के तौर पर यदि देखूं तो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा TF, किसके लिए, ऑब्जर्व्ड वैल्यू प्रेक्षित मान अपॉन डेल्टा TF कैलकुलेटेड वैल्यू।
यानी ऑब्जर्व्ड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू के अनुपात को हम कहते हैं वांट ऑफ गुणांक। जैसे हमने परासरण दाब के लिए लिखा है, हिमांक में अवनमन के लिए लिखा है, उसी तरह से हम क्वथनांक में उन्नयन के लिए और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के लिए भी ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। यानी वांट ऑफ गुणांक का मतलब होता है अणुसंख्यक गुणधर्म का प्रेक्षित मान ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन अणुसंख्यक गुणधर्म का सैद्धांतिक मान यानी कैलकुलेटेड वैल्यू। इससे हमें वांट ऑफ फैक्टर मिल जाता है। अगर हम अणुभार के लिए देखें तो यहाँ पर I इज इक्वल्स टू हो जाएगा सामान्य अणुभार, जो सामान्य अणुभार जो हम कैलकुलेट करके लिखते हैं वो, और अपॉन प्रेक्षित अणुभार। प्रेक्षित अणुभार जो हमने ज्ञात किया है वो, या हम कैलकुलेट करके देखें या प्रैक्टिकल करके निकालें, जो वैल्यू आती है प्रेक्षित अणुभार। सामान्य अणुभार जैसे NaCl का सामान्य अणुभार होता है 58.5, लेकिन हो सकता है जब इस विलय को हमने विलायक में मिला दिया है और इसका वियोजन हो गया है तो यहाँ पर प्रेक्षित जो अणुभार आ रहे हैं वो कम हो। अगर इसकी वैल्यू कम होगी, हो सकता है इसकी आधी हो, क्योंकि ये 2 टुकड़ों में बंटता है, तो हो सकता है इसकी आधी हो। तो यहाँ पर हमें नीचे वो वैल्यू लिखनी है जो कि विलय को विलायक में मिलाने के बाद अणुभार ज्ञात करते हैं, वो वैल्यू लिखनी है। तो इससे हमें मिल जाएगा वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ पर ये ध्यान देना है, अगर I की वैल्यू 1 के बराबर आती है, इसका मतलब ये है कि प्रेक्षित मान और सैद्धांतिक मान दोनों बराबर है, इसका मतलब I की वैल्यू 1 है। अगर I की वैल्यू ज़्यादा आती है 1 से, इसका मतलब ये है कि विलय का विलयन में वियोजन हो रहा है, यानी कि वो टुकड़ों में बट रहा है, तभी I की वैल्यू ज़्यादा आई है। इसका मतलब ये है कि जो ऊपर वाली वैल्यू है, प्रेक्षित मान जो है वो ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो विलयन में जो अणु है, अणुओं की संख्या है, कणों की संख्या है, वो ज़्यादा है। अगर I लेस देन हो 1 से, तो इसका मतलब हो रहा है कि उसमें संगुणन होता है। ये दर्शाता है संगुणन को, ये दर्शाता है वियोजन को, और ये वियोजन और संगुणन को नहीं दर्शाता है। तो इस तरह से हम वांट ऑफ फैक्टर को समझ सकते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल ऐसे लेते हैं जिनमें कि विलय का विलायक में वियोजन होता है, जैसे कि NaCl। NaCl एग्जाम्पल है डिसोसिएशन का। NaCl अगर हम पानी में घोलते हैं तो यदि ये पूर्ण वियोजित नहीं हो रहा है, यहाँ पर NaCl जो है उसका एक अणु है, लेकिन जब इसको पानी में घोल दिया जाता है तो ये Na प्लस प्लस Cl माइनस में बट जाता है, यानी कि वियोजित हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं T इज इक्वल्स टू 0, यानी कि प्रारंभिक समय में ये इसकी मात्रा हमने ली है 1, और ये प्रारंभिक समय जबकि हमने उसको घोला ही नहीं है, विलय को विलायक में नहीं घोला है, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, इसकी भी 0। लेकिन T इज इक्वल्स टू T समय पर, यानी कि जब वियोजन हो जाता है तब समय पर हमें इसकी मात्रा मान लेते हैं, हमें इसकी मात्रा प्राप्त होती है अल्फा, क्योंकि इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इसके आगे भी ये 1 है तो ये भी 1 होगा, यानी इससे इसकी मात्रा हो जाएगी, वियोजन की मात्रा इसकी है अल्फा और इसकी है यहाँ पर अल्फा, और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर वियोजन की मात्रा रह जाएगी 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ पर हम देखेंगे I इज इक्वल्स टू क्या होगा, I इज इक्वल्स टू होगा इन तीनों का योग, क्योंकि उस विलयन में ये भी है और ये भी है, इसका मतलब ये भी है और ये भी है, तो इन तीनों का योग करेंगे तो हमें इसका प्रेक्षित मान मिलेगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन, हमने इसकी पहले मात्रा कितनी ली थी, हमने इसकी पहले मात्रा ली थी 1, तो हो जाएगा अपॉन 1, यानी कि इसमें हमें मिल जाएंगे, ये दोनों इससे कट जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा, क्योंकि इज इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या होता है 1 प्लस अल्फा ही, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ पर I इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस अल्फा। तो यहाँ पर यदि हम देखें कि अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा I माइनस 1, I माइनस 1, अल्फा इज इक्वल्स टू NaCl के लिए वियोजन की मात्रा हो जाएगी I माइनस 1,
उसके आगे यदि हम देखें, सेकंड यदि हम देखते हैं CaCl2 के लिए क्या वैल्यू आती है। CaCl2 का वियोजन जो है वो इस तरह से होता है CaCl2। अगर हमने इसका एक अणु लिया है तो ये वियोजित होकर के बनाता है, ये दर्शाता है साम्य अवस्था, यानी कि कुछ CaCl2 घुल भी गया है, वियोजित भी हो गया और कुछ रह भी गया है, कुछ मात्रा घुल गई और कुछ रह गई है। यहाँ पर ये दर्शाएगा Ca2 प्लस 2Cl माइनस, इस तरह से वियोजित होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैल्शियम 1 है और ये जो है ये है 2। तो यहाँ पर यदि t इज इक्वल्स टू 0 समय पर देखूँ तो यहाँ पर इसकी मात्रा है 1 और इन दोनों की मात्रा है 0। यदि यहाँ पर मैं देखूँ t इज इक्वल्स टू t समय पर, t इज इक्वल्स टू t समय जबकि वियोजन हो चुका है तब की वैल्यू देखें तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था, और यहाँ पर हो जाएगा अल्फा क्योंकि इसके आगे है 1, यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा क्योंकि यहाँ पर है 2, इसके आगे है 2, यानी कि दो अणुओं को दर्शा रहा है, दो संख्या में वियोजित हुआ है, इसका मतलब ये हो जाएगा 2 अल्फा। इसके लिए अगर मैं I की वैल्यू देखूं तो यहाँ पर I की वैल्यू आ जाएगी I इज इक्वल्स टू 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन 1, या फिर ये दोनों कट गए क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ पर हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 अल्फा। यहाँ पर अगर मैं अल्फा की वैल्यू देखना चाहूँ तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी I माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर अल्फा किसके लिए, CaCl2 के लिए अल्फा की वैल्यू होगी I माइनस 1 अपॉन 2। अगर हम यहाँ पर थर्ड एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसका Al2SO4 होल थ्राइस, अगर इसको वियोजित करते, इसको अगर विलय को हम किसी विलायक में मिलाते हैं तो वियोजित इस प्रकार से होगा Al2SO4 होल थ्राइस। हमें पता है एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है, अगर नहीं भी पता होगा तो ये वाला जो होता है ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो होता है ये इसके ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा ये कितने हैं, 2 है, तो ये 2 Al जिस पर चार्ज है 3 प्लस SO4 कितने हैं 3, तो 3SO4 इस पर चार्ज हो जाएगा, जो इसके नीचे लगा हुआ वो इसका चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पर हो गया 2 माइनस। यहाँ पर देखने की बात है कि t इज इक्वल्स टू 0 समय पर ये है 1 मात्रा में है, ये दोनों हैं 0 मात्रा में, लेकिन t इज इक्वल्स टू t समय पर यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा, जैसा कि हमने पहले देखा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 अल्फा और ये हो जाएगा 3 अल्फा, क्योंकि इसके आगे इसके कणों की संख्या लिखी हुई है 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा वियोजित हो रहा है। इसके आगे लिखा हुआ है 3, इसका मतलब 3 अल्फा वियोजित हो रहा है। अब यदि हम देखें I की वैल्यू, तो यहाँ पर I की वैल्यू होगी इन तीनों का योग, क्योंकि किसी विलयन में ये भी रहता है, ये भी रहता है और ये भी रहता है, क्योंकि ये साम्य अवस्था में है इसलिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा इज इक्वल अपॉन 1। यहाँ पर यदि हम देखें तो I इज इक्वल्स टू आ जाएगा, इससे ये एक अल्फा कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस 4 अल्फा। यदि हम यहाँ पर अल्फा की वैल्यू देखते हैं, अल्फा की वैल्यू यदि हम देखें तो अल्फा इज इक्वल्स टू हो जाएगा I माइनस 1 अपॉन 4। ये है इसके वियोजन की मात्रा, Al2SO4 होल थ्राइस के वियोजन की मात्रा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम एक संगुणन की मात्रा यानी कि एसोसिएशन को देखते हैं। संगुणन की मात्रा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। यदि हम CH3COH इसके 2 अणु को घोल देते हैं बेंजीन में,
किस में घोल रहे हैं? बेंजीन में। जब इसको बेंजीन में घोला जाता है तो इसके दो अणु जो है संगुणित होकर एक अणु बना देता है, यानी कि यहाँ पर एक अणु बन जाएगा किसका? CH3COOH। इसका बन गया है एक अणु, यानी यहाँ पर आ गया होल 2, यानी कि एक ही अणु इसका बन चुका है। यहाँ पर दो अणु थे लेकिन यहाँ पर इसका एक अणु बन गया है। यहाँ पर हम देखेंगे t = 0 समय पर इसकी मात्रा है 1, लेकिन यहाँ पर जाकर यहाँ पर है इसकी मात्रा 0, लेकिन t = t समय पर इसकी मात्रा हो जाएगी 1 माइनस, मैं संगुणन के लिए यहाँ पर x ले रही हूँ, वियोजन के लिए हमने अल्फा लिया था तो संगुणन के लिए यहाँ पर x ले लेते हैं, तो 1 माइनस x। और इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा x बाय यहाँ पर है 2, यानी कि दो अणु मिलकर एक अणु बना रहे हैं तो अपॉन में आ जाएगा 2, x/2। संगुणित अगर होता है तो उसको हम भाग देंगे, अगर वियोजित होता है तो हम उसकी अणुओं की संख्या को उससे गुणा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर संगुणित हो रहा है तो यहाँ पर वो दो मिलकर के एक बना रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको हम इसके अपॉन में लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा I की वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगी वॉन्ट हाफ फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस x प्लस x/2/1। यहाँ पर 1 को हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई मतलब नहीं है, तो I = हो जाएगा 1 माइनस x प्लस x/2। अब हम देखते हैं विलेय के विलायक में वियोजन या संगुणित हो जाने पर जो अणुसंख्यक गुणधर्म के फॉर्मूलाज हैं उनमें क्या चेंज होंगे। जैसा कि हमने देखा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला होता है P0A माइनस PA/P0A। ये दर्शा रहा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन को। ये बराबर होता है XB की, यानी कि विलेय की मोल भिन्न के। यहाँ पर हमें करना बस ये है कि हमें इसके इनटू में लिखना है वॉन्ट हाफ गुणांक, वॉन्ट हाफ फैक्टर। अगर क्वथनांक में उन्नयन के लिए देखें, यानी कि डेल्टा TB के लिए देखें तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, हमें पता है इसका फॉर्मूला होता है KB इंटू स्मॉल m की जगह आप पूरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो मोलैलिटी का। तो यहाँ पर केवल अंतर ये होगा कि इसकी गुणा में आ जाएगा I। हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF = KF इंटू m की जगह वही मोलैलिटी का पूरा फॉर्मूला लिख सकते हो। यहाँ पर वॉन्ट हाफ फैक्टर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर केवल ये चेंज होगा। परासरण दाब के लिए हमें पता है फॉर्मूला होता है पाई = CRT। यहाँ पर अंतर केवल ये आएगा, यहाँ पर आगे लग जाएगा I वॉन्ट हाफ गुणा, यानी कि इसको वॉन्ट हाफ फैक्टर से मल्टीप्लाई यदि हम कर देते हैं तो इसमें जो भी चेंज आ रहा है, चाहे वियोजन हो रहा है, संगुणन हो रहा है, तो हमें उसके करेक्ट अणुभार और करेक्ट अणुसंख्यक गुणधर्म पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन थोड़े से एडवांस होते हैं तो इनको हम समझेंगे। आपको मेरी क्लास कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।